तो यार पिछले वीडियो में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे जो पिछले हमने कॉन्सेप्ट्स लिए थे उन पे भी, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चंस लिए थे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस वाले वीडियो के नीचे लिंक में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो वो भी सॉल्व कर लेना, आपका और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे हमने क्वेश्चन एक भी नहीं किया था, तो मुझे लगा कि मैं वो ले लेता हूँ तो और बढ़िया रहेगा। तो इस वीडियो में पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, खुद ट्राई करें, इजीली आपसे हैंडल हो सकता है ये क्वेश्चन। इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी हल्का फुल्का एप्लीकेशन है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत मतलब बेसिक एप्लीकेशन है, तो वो तो आपसे इजीली हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ढूंढना है इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास का। ये जो है वेज, इसका आप मास निगलेक्ट कर दीजिए, या निगलेक्ट नहीं भी करेंगे तो इन दोनों का ही सेंटर ऑफ मास आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये दोनों बॉडीज़ का। इसे ए बोल दो, इसे बी बोल दो। ए जो है 20 kg का है और बी जो है 10 kg का है। ये एक इंक्लाइंड वेज है, फिक्स्ड है ये, और फिक्स्ड वेज पे एक 20 kg का ब्लॉक रखा है, और उससे फिर स्ट्रिंग से ऐसे बनते बनते यहाँ पे एक पुली है, पुली से नीचे आके एक स्फीयर है, स्फीयर है 10 kg का, जिसको हमने बी नेम किया है। और ये जो इंक्लिनेशन है इसका वो 45 डिग्री है। तो ये कितना होगा, इसके ऊपर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो आप जानते हैं 20 sin 45 डिग्री होगा, तो 20/√2, 20/√2 इससे बड़ा होगा। इस पे जो भी फोर्स नीचे की तरफ 100 लगेगा, जी 10 लेना है, जी इज इक्वल टू 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर 100 लगेगा, लेकिन उसके ऊपर इससे थोड़ा हल्का ज़्यादा लगेगा, तो ये इधर जाएगी, इसका यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन होगा और इसका यहाँ पे सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है। ये सारी कंडीशंस जो है यहाँ पे आइडियल है। अगर ना दी हो कि ये मासलेस पुली नहीं है, तब हम मानते हैं कि हमें ऐसे देखना है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर नहीं भी दिया हो तो आपको आइडियल कंडीशंस ही माननी होती है। ये स्मूथ वूड है। तो अब क्या करो, इसे पहले तो इनके ऊपर एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ, तो ये टेंशन होगा, टेंशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम सेम होगा और अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेसेस लगेगा। तो पहले इसका हम इक्वेशन लिखे फॉर ए, ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 sin 45 डिग्री माइनस टी अलॉन्ग द इंक्लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन, इज इक्वल टू its mass into its acceleration that we assume to be a. For b, b जो स्फीयर है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस इसे जो अपोज कर रहा है फोर्स वो 100 है, 100 न्यूटन, mg होता है ना, तो 10 × 10 इज 100 इज इक्वल टू 10a। तो अब इजीली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 20/√2 माइनस 100 इज इक्वल टू 30a आ जाएगा। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 20 माइनस 100√2 अपॉन 30√2। तो अभी के लिए इसे इतना ही रखते हैं। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। तो हम क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शंस में, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करके इसकी जो है इक्वेशंस लिखते हैं। तो हमारे पास ए की जो फाइनल वैल्यू आई है उससे हम अब एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए इज इक्वल टू 20 माइनस 100√2/30√2। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है ए ब्लॉक, ए ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ए है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल नीचे नेगेटिव में, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन का ध्यान रखना होता है। तो ए इधर है और ये 45 डिग्री है, तो हमारा इफ़ दिस इज़ 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये वाला
इतना तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये ए कॉस 45 डिग्री हो जाएगा और ये ए का साइन 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए ये ए का हो गया। बी के लिए तो बस ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ए, तो इसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m1a1, तो m120 इंटू इट्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, तो वो भी माइनस में है। हमने देखा ना माइनस इस तरफ ले रखा है, इंटू माइनस ए कॉस 45 डिग्री, माइनस ए कॉस 45 डिग्री प्लस m1a2, तो a2 भी a ही के इक्वल है, बट यहाँ पे इसका x एक्सिस के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। और फिर इन दोनों के मासेस का समेशन जो कि 30 है, तो इससे आप डिड्यूस करोगे तो ये आ जाएगा -20a cos 45 डिग्री बाई 30, तो इसे तो लिख ही सकते हो आप 10, तो a cos 45 डिग्री बाई 5, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ए की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो वो पुट करके आप कर लेना, मैं बस यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 20 इंटू 0, नहीं 20 का बन रहा है ना, हाँ इसका साइन 45 डिग्री है, तो ए साइन 45 डिग्री बट नेगेटिव डायरेक्शन, 20 इंटू माइनस ए साइन 45 डिग्री प्लस 10 इंटू प्लस ए, 10 इंटू ए तो ए अपॉन अगेन 30, so this will come out to be 10a minus 20a sin 45 degree by 30। तो अब इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई करके आप दोनों एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन निकाल लोगे, और जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा तो फाइनल जो ए नेट होगा सेंटर ऑफ मास का, या ए सी यू एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या होगा रूट ऑफ, इतना तो आपको वेक्टर वगैरह आता ही होगा, तो ए सेंटर ऑफ मास वाई, तो इन दोनों का स्क्वायर और फिर अंडर रूट पूरा, तो इससे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैंने डिड्यूस कर रखा है, तो इससे बस आपको कैलकुलेशन करना है और नीचे कमेंट में आंसर बता देना क्या आया है। तो सवाल तो निपटा लिया, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो नया टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। तो कोई भी कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, जैसे कुछ लार्ज बॉडीज़ होती है जिनका लेंथ ब्रेड्थ होता है, मतलब जिसे हम कंसिडरेबल लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो वैसी बॉडीज़ का कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। भले ही हम उनका मास बहुत ज़्यादा मान के कर पा रहे थे, बट हम 3-4 ऐसे बॉडीज़ का मास निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, कोई कंटिन्यूस बॉडी है, मतलब जैसे अब कोई बड़ी सी दीवार है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा, कोई रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हम निकालेंगे। और निकालने से पहले मैं यहाँ पे बस स्टेट करूँगा एक, जो इसमें हर जगह काम आएगा फॉर्मूला, वो स्टेट करूँगा। तो यहाँ पे मान लो कि ऐसे कोई भी कंटिन्यूस बॉडी है, कैसे भी इरेगुलर सी है कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए इसमें तो मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो सबको हम एक एक कर करके जोड़ के तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल कहीं पे ले लेंगे, कोई डीएम मतलब एकदम एलिमेंटल मास का पार्टिकल ले लेंगे, और उसका अगर डिस्टेंस जहाँ से हम सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं यानी कि ओरिजिन से, अगर उसका डिस्टेंस आर वेक्टर है, तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे डीएम छोटे छोटे मासेस का
सारे में कंटिन्यूस लेते 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 हम करते जाएंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं। सबमिशन यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंटिन्यूस जो बॉडीज़ होती है उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। आपने जब स्टार्टिंग में अपने 11th की मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं ना, तो मैथमेटिकल टूल्स में ये हमको बताते हैं कि किसी कंटिन्यूस बॉडी के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, ना कि सम्मेशन। सम्मेशन डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूस बॉडी है तो ऐसे डीएम छोटे छोटे मासेस का हम क्या लेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। और इसका मान लो पूरा मास क्या है? एम है। तो ऐसे बहुत सारे, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास मोमेंट। इसका मास मोमेंट क्या होगा? डीएम इंटू आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो होगा ये तो आप जानते हो एट लास्ट क्या आएगा? क्या आएगा? गैस मारो। एम ही आएगा। अब इसमें आप छोटे छोटे डीएम लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे तो उनका सम एट लास्ट तो एम ही आएगा। तो इसे और क्या रिड्यूस करके लिख सकते हो? 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर वेक्टर। और लिमिट्स आप जो भी दिया रहेगा पार्टिकल जिस तरीके का रहेगा उस हिसाब से, और आप इंटीग्रेट कैसे करते हो उस हिसाब से आप लिमिट्स वहाँ पे सेट करोगे। जैसे अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। आज तो सारे नहीं हो पाएंगे क्या पता, लेकिन कुछ तो आज ही हम कर लेंगे। जैसे स्फीयर वगैरह का पहले तो हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म रॉड का निकालते हैं। तो यूनिफॉर्म रॉड का वैसे तो आपको पता होगा कि सेंटर पे लाई करता है, किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, बट वो हम इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। और उसमें जो मैं प्रोसेस करूँगा ना एलिमेंट चूज़ करने का, इंटीग्रेशन करने का, वो मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि वैसी चीज़ों का बहुत आगे भी यूज़ आएगा। आप पूरे फिज़िक्स जब पढ़ोगे 11th-12th की, उसमें उसका यूज़ आता ही रहेगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं किसी एक यूनिफॉर्म रॉड का। तो अब क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास हम लोकलाइजेशन करते हैं। तो कुछ ऐसे स्फीयर वगैरह कोन वगैरह होगा तो वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो पहला जो है इसमें यूनिफॉर्म रॉड का होगा। यूनिफॉर्म रॉड स्टील की हो सकती है, किसी के भी हो सकती है, बट यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से बड़ा है यहाँ से छोटा है। मतलब ये जो पेन है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेन देखो ये एंड से थोड़ा सा पतला है बट ये एंड से थोड़ा मोटा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये एल लेंथ की एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास हमने कैपिटल नहीं स्मॉल एम मान लिया है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आप खुद के लॉजिक से कह सकते हो कि इसके सेंटर पे लाई करता होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम इसे ओरिजिन मान के चलते हैं, ये जो पॉइंट है इसे ओरिजिन मान के चलो, इसके रिस्पेक्ट में निकालो सेम ही आएगा। इसे अगर इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव मानोगे तो यहाँ से -L/2 पे लाई करेगा और यहाँ से पॉजिटिव L/2 पे लाई करेगा। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हम एलिमेंट्स कैसे लेते हैं वो सिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि आगे आपको ये काम आता जाएगा। तो काम आएगा इसलिए एलिमेंट्स लेना भी हमें आना चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चंस भी होते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के कुछ अलग अलग से, तो उसमें भी एलिमेंट्स कैसे लेते हैं उसका आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं एलिमेंट्स निकाल के दिखाऊंगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं पता है, कहीं एक्स लेंथ पे चले जाते हैं। मान लो हम कहीं एक्स पे चले गए और यहाँ पे हमने एकदम एलिमेंटल सा पार्ट dx काट लिया। एकदम एलिमेंटल मतलब ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, dx लेंथ का एकदम एलिमेंटल सा पार्ट काट लिया। तो ये dx लेंथ का है, ये x डिस्टेंस पे हमारे ओरिजिन से लाई करता है। तो ये इसका अगर हम मास देखें तो जब लेंथ जो है l थी तब मास स्मॉल m था, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? m/l। तो dx पे कितना होगा? m स्मॉल m सॉरी बाई l dx। तो dm हमें क्या मिल गया? मतलब ये जो छोटा सा पार्ट हमने लिया है एलिमेंटल सा, इसका मास dm बोल दो क्योंकि बहुत छोटा मास है वो। तो वो मास कितना होगा? स्मॉल m बाई कैपिटल L dx। तो ये हमारा आ गया। अब ये हम जानते हैं, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? dm r बाय dm।
ठीक है। अब इसे हम ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी तोड़ सकते हैं। और ये तो आपको आइडिया है ही कि ये वाई एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट देख ही सकते हो, एक्स है ये, क्योंकि ये डी एक्स लेंथ जो होगा ये नेग्लिजिबल होगा, ये डी एक्स जो है ये टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो होगा, इसलिए इसे आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि रियल कोऑर्डिनेट भी होगा, उसे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम क्या है हमारा, स्मॉल एम बाई एल डी एक्स इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, एक्स है और वो भी पॉजिटिव में है, तो एक्स एक्स लिख दो। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट्स लिखना भी आना चाहिए। तो ऐसे छोटे 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 हम लेते जाएंगे डी एक्स लेंथ के, डी एक्स लेंथ के। तो ऐसे करते 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 कहाँ तक करना है, एल लेंथ तक करना है, कैपिटल एल लेंथ तक। तो उससे हमारा पूरे का पूरा जो है उसमें मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो डी एम का इंटीग्रेशन एट लास्ट एम ही आएगा, तो वो सीधा लिख देते हैं। हमने लास्ट में देखा भी था कि किसी भी जो ये कंटिन्यूस बॉडी है उसका हमने निकाल लिया था, लास्ट में ऐसा कुछ फार्मूला हमने निकाला था, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर वेक्टर। क्योंकि ये डी एम को इंटीग्रेट करोगे तो लास्ट में एम ही आएगा, आप चाहो तो खुद करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो m/l तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, अंदर बच जाएगा एक्स डी एक्स फ्रॉम वेयर 0 to l, और नीचे m है, ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो 1/l इंटू x²/2, लिमिट्स कहाँ से, 0 से l तक। तो अब पुट करो 1/l और x की जगह पे l²/2 रखो, और 0²/2 तो वही आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो एक l से एक l जाएगा, तो लास्ट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हमें पता जो था वही आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये l/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, l/2, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए, ये जो हम अभी जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे उसका कोऑर्डिनेट आपको याद रहना चाहिए। और इंटीग्रेशन कैसे हम कर रहे हैं, हम लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं, हम एलिमेंट कैसे चूज़ कर रहे हैं, उसका आपको आइडिया रहना चाहिए, इसलिए मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से ये लेक्चर अच्छे से देखना, बहुत मतलब हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। हो सकता है किसी को थोड़ा सा हल्का सा टफ लगे, लेकिन अगर टफ लगे तो आप क्या करना, जो आपने जैसे स्फीयर वगैरह की डेंसिटी होती है ना, एरिया वो सब थोड़ा पता रखना, तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बहुत इजी था, बहुत इजीली हो गया हमसे हैंडल। अब देखो किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का, ये हमेशा याद रखना है, किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर आप समझ गए कि उसका सेंटर जहाँ पे भी होगा। तो ये आप एक नोट की तरह लिख सकते हो, तो क्या करो, एक नोट लिख लो, आप अलग से लिख लेना, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी कैन बी assumed to be lying at its geometrical center। तो हम किसी यूनिफॉर्म बॉडी के लिए उसके सेंटर ऑफ मास को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता हुआ मान सकते हैं। ये जो है हमारा बेसिक लॉजिक है जो हम जानते हैं, बट ऐसे नोट करके लिख लेंगे तो बढ़िया लगेगा। अगर कभी भूल गए गलती से भी, ऐसा हमारा कोई हमको मेंटल रिटार्डेशन हो गया, तो फिर हमारे पास नोट में होगा तो हम याद कर लेंगे। तो जैसे देख सकते हो ऐसे कोई सर्कल है, तो उस सर्कल का सेंटर पे लाई करता होगा अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म कोई सर्कल है, डिस्क है यहाँ पे, तो उसका इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ऐसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे कोई ट्रायंगल है, तो उसका उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा होगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन होगा, जहाँ पे सारे मीडियंस, तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उस पर लाई कर रहा होगा। फिर जैसे ये रेक्टेंगल है,
ये रेक्टेंगल का कहाँ पे कर रहा होगा, इसके डायगोनल्स बनाओ, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा और वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सिमिलरली स्क्वायर के लिए भी वही चीज़ है, स्क्वायर के लिए भी जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे ही सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। तो ये कुछ एकदम स्टैंडर्ड सी बॉडीज़ थी, तो उनके लिए ऐसे याद रख सकते हो। और कोऑर्डिनेट्स तो जहाँ से भी आपको बोले निकालने के लिए वो तो आप आराम से निकाल लोगे। जैसे अगर इसका L लेंथ है और B ब्रेड्थ है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से निकालने बोले तो आप क्या बोलोगे कि ये L/2 पे है इधर से और B/2 माइनस B/2। तो इसका अगर यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में अगर इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, L/2 कॉमा माइनस B/2। तो ऐसे किसी भी पॉइंट से आराम से निकाल सकते हो। मैंने तो यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। तो अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटाते हैं। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं कि यूनिफॉर्म हाफ रिंग का इसका जो ब्रेड्थ है वो नेग्लिजिबल है, मतलब जो इसकी मोटाई है वो एकदम नेग्लिजिबल है, हम उसको ज़ीरो मान सकते हैं। तो अब इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहे तो सिमेट्री से तो आप कह ही सकते हो कि यहाँ कहीं वाई एक्सिस पे पड़ता होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे तो पड़ नहीं सकता है या यहाँ पे कहीं पे नहीं पड़ेगा, इधर बीच में कहीं इस लाइन के अलोंग पड़ेगा। तो सिमेट्री से तो कह सकते हो कि इस लाइन के अलोंग पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे पड़ेगा वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। हम ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते। अगर पूरी रिंग रहती तो हम इजीली कह देते कि यहाँ पे पड़ता। और आप एक और चीज़ दे सकते हो कि मैंने पहले ही बोला था कि सेंटर ऑफ मास जो है कहीं पे इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है। तो इस केस में आउटसाइड द बॉडी ही लाई करेगा, क्योंकि ये जो जगह है ये तो हॉलो है ना, रिंग है। ये रिंग कैसी होती है, ऐसी गोल होती है, उसके बीच में थोड़ी कोई मास होता है, ये एकदम खाली जगह है। तो खाली जगह में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो वो निकालते हैं। तो कैसे यहाँ पे आपको एलिमेंट चूज़ करना है वो भी मैं सिखा देता हूँ। तो क्या करो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसे हम एक बार के लिए अपना ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, यानी कि जो पूरा अगर ये होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता। तो यहाँ से मान लो ऐसे कोई थीटा पे चले जाओ, थीटा एंगल पे। बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है ये, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करवाते हैं, तो मैं भी वैसे ही करवा रहा हूँ। और यहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर जाके डी थीटा, मतलब ये बहुत छोटा है, वैसे दिखने में इतना लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। तो डी थीटा लेंथ पे ऐसे एक छोटा सा ये काट दो, आर्क काट दो, ठीक है। ये आर्क काट दी हमने, तो ये आर्क काट दी। अब इसका ये जो सरकमफ्रेंस है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे का सरकमफ्रेंस कितना होगा, पूरा जो अगर सर्कल होता तो उसका तो होता है 2πr, तो ये आधा है तो 2πr/2 यानी कि πr होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि πr, अगर यहाँ पे रेडियस r मान लो तो πr पे इसका मास अगर स्मॉल m है, मान लो कि स्मॉल m है, तो स्मॉल m मास है अगर, तो यहाँ पे यूनिट लेंथ पे कितना होगा m/πr। तो यहाँ पे डी थीटा पे कितना होगा, ये कितना है, डी थीटा है ना, डी थीटा और आर, ये आर डी थीटा हो गया ये लेंथ सरकमफ्रेंस। तो आर डी थीटा पे कितना होगा, आर डी थीटा पे होगा हमारा m/πr इंटू आर डी थीटा। तो आर आर गेट्स कैंसल्ड, हमें जो लास्ट में डी एम मिल रहा है, डी इसका जो ये जो छोटा सा है इसका जो हमें मास मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें, आर आर कैंसिल हो गया तो md θ/π। तो ये हमारा dm आ गया। अब हम इजीली कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम नहीं भी निकाले, आप खुद लगा के देख लेना, आपका एट द एंड वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लाई करेगा बाई सिमेट्री। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम सेंटर ऑफ मास का जो हमने फार्मूला निकाला था वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रेशन dm क्या है m/π डी थीटा, और यहाँ पे r क्या लोगे, r इजीली आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये तो एकदम नेग्लिजिबल लेंथ होगा, तो ये यहीं पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, मतलब यहाँ पे ये हम जानते हैं नेग्लिजिबल है, भले ही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है
पर इसके रिस्पेक्ट में ये जो इतना बड़ा सा है उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, और ये दिखने के लिए बस इतना है। ये डी थीटा मतलब बहुत एलिमेंटल है, टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पे है। तो यहाँ पे ये अगर आर है, ये भी आर होगा, है ना, ये जो लेंथ है ये भी आर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये जो इसकी हाइट है यहाँ से ये आर साइन थीटा हो जाएगी, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ऐसे आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे निकाल सकते हो। इसका आर कॉस थीटा रख देना यहाँ पे, आर के जगह पे आर वेक्टर जो होता है ना वहाँ पे, और हम क्योंकि वाई में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर साइन थीटा रखेंगे, इसकी हाइट जो है वो। तो आर साइन थीटा रख दो, और फिर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो वो मैं नहीं करूँगा, सीधा एम आ जाएगा वो लास्ट में। तो यहाँ पे एम अपॉन पाई, और आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एम अपॉन पाई आर बाहर आ गया, और ये हमारे पास अंदर क्या बच गया, आर साइन थीटा, सॉरी आर नहीं साइन थीटा डी थीटा। और इसका लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखोगे, ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंटल पार्टिकल्स लेते 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 हम पूरा कहाँ तक लेंगे, यहाँ से पूरा पाई तक लेंगे। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई यानी 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 टू पाई। तो अब यहाँ पे नीचे एम भी है, तो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो आर बाई पाई, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो साइन थीटा क्या क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा रखो यहाँ पे, कॉस थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू पाई आर बाई पाई। अब लिमिट्स पुट करो, पहले तो अपर लिमिट कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री लिख सकते हो, माइनस कॉस 0 डिग्री। सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी, ये माइनस कॉस थीटा होगा ना, हाँ तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो। अब ये आर बाई पाई, यहाँ पे कॉस 180 डिग्रीज -1, तो ये माइनस बाहर रखो, ये कॉस 180 डिग्रीज -1, और कॉस 0 डिग्रीज 1, तो ये हमारा ये आ जा रहा है। और फिर यह आ जाएगा -1 -2, और माइनस मल्टीप्लाई होकर वो +2 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 2r बाई पाई। तो यही हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ बेस, बेस के सेंटर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, 0, 2r बाई पाई। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। मैंने एलिमेंट्स कैसे लेते हो सिखाने के लिए इतना बड़ा सा प्रोसीजर किया है। तो 0, 2r बाई पाई, यहाँ पे आप क्या करना, बस कॉस थीटा, यहाँ पे आर कॉस थीटा रख के सब कुछ सेम सेम करके आपका जो लास्ट में आएगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का वो 0 ही आएगा। तो खुद करके देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग मतलब ये जो ये पूरा हाफ था, ये मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे ये क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग मतलब पूरा ये हाफ था, और ये 1/4 पार्ट है पूरे रिंग का। तो ये पूरा रिंग होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे लाई करता। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम निकाले इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो वो मैं यहाँ पे बस स्ट्रेट कर दे रहा हूँ। आप इजीली, जैसे हमने पिछले जो हाफ रिंग का निकाला उसमें जैसे हमने एलिमेंट्स लिए, वैसे ही सेम टू सेम तरीके से थीटा पे जाओगे, फिर वहाँ पे आर डी थीटा का एक छोटा सा आर्क कट करोगे, फिर उसका सारा कोऑर्डिनेट्स लिख के वहाँ पे आपका इजीली आ जाएगा। बाइसिमेट्री तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कहीं पे बीच में ऐसे करके काट के लाई करता होगा, और ये जहाँ पे लाई करेगा ना वहाँ पे वो जो लाइन बनेगी वो y = x लाइन बनेगी। मतलब x माइनस वाई जो है 0 के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे जो भी y का कोऑर्डिनेट होगा वही x का भी कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही होगी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो ये खुद निकाल के देख लेना। यहाँ पे थीटा लेंथ पे जाना, थीटा एंगल पे, सॉरी ऐसे थीटा पे जाना, फिर यहाँ से आर डी थीटा का एक कट लगा लेना, ये आर डी थीटा का, फिर यहाँ से इजीली इंटीग्रेट कर देना। बस लिमिट्स का ध्यान रखना, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखोगे।
पिछले बार कहाँ से कहाँ तक रखा था, 0 to पाई, क्योंकि वो पूरा एक 180 एंगल था। लेकिन इस बार कहाँ से रखोगे, 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि पाई/2। तो वो बस ध्यान रखना है, और सब तो इजीली आपसे हैंडल हो जाएगा। और अगर हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ मेरा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्वार्टर रिंग का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2r/पाई, 2r/पाई, मीटर सेंटीमीटर तो हिसाब से होगा, जो भी यूनिट्स लिख देना। तो ऐसे करके आप इजीली क्वार्टर रिंग का निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, डिस्क का निकालेंगे। डिस्क यानी कि थाली, जो कि बीच से हॉलो ना हो। डिस्क आपको तो हल्का फुल्का आइडिया होगा ही, डिस्क क्या होता है, ऐसे करके। और ये अंदर से खोखला नहीं होता है, ये भरा हुआ होता है। तो इसके लिए एरिया डिफाइन होगा, जैसे इसके लिए सरकमफरेंस डिफाइंड था ना, उसके लिए एरिया डिफाइंड होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अब हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो अंदर से एक खोखला नहीं है जैसे पिछली बार था। इसका जो वही सिंपल मान लो, जो आर रेडियस मान लो और एम स्मॉल एम मास मान लो। तो यहाँ पे अगर पूरा डिस्क होता तो हम बाइसिमेट्री कह सकते थे कि बीच में इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता। जो नोट मैंने लिखाया था उससे ये चीज़ याद रखना कि क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसके लिए यूनिफॉर्म हाफ डिस्क यहाँ पे नोट कर लेना। हाफ डिस्क तो कैसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म हाफ डिस्क के लिए हम निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं पता है, हम किसी एक लेंथ पे चले जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा dy, जो भी आप हाइट मान रहे हो उसका एक छोटा सा रिंग काट लेते हैं। और वैसे ही छोटे छोटे रिंग लेते 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 पूरे आर तक ले लेते हैं, आर लेंथ तक। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ऐसे करके जाओ, यहाँ पे y हाइट पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे वापस y हाइट पे ऐसे एक छोटा सा, एकदम छोटा सा dy थिकनेस का एक कट मार लो। और ये क्या बन जाएगी, हमारी एक रिंग बन जाएगी। ये सब मान लो कि मानने के लिए हम मान लेते हैं कि ये सब पूरा खोखला है, तो ये एक dy की रिंग बन गई। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कहाँ पे लाई करता होगा, ये यहाँ पे कहीं पे 2y/पाई पे लाई कर रहा होगा। तो इजीली यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डिस्क लेते लेते हम निकाल सकते हैं। तो मैं प्रोसीजर यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका जो डीएम जो भी मास होगा वो अगर निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, जैसे पिछला हमने जो देखा था वहाँ पे एक रिंग था, तो रिंग के लिए उसका सरकमफ्रेंस डिफाइंड होता है। तो इसके लिए सरकमफ्रेंस तो होगा ही, और साथ ही में इसका एरिया मेनली डिफाइंड होगा। तो अगर हम लिखें तो यहाँ पे πr² जब एरिया था तब इसका मास था स्मॉल एम। यूनिट पे कितना होगा, m/, πr² तो पूरे के लिए होगा, तो ये πr²/2 होगा। तो ये यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, m/πr²/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2m/πr²। तो यहाँ पे अब हमें इसके लिए लेना है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस इंटू इसकी थिकनेस। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस पूरा अगर रहता तो होता इसका 2πy, 2πy होता, ये y है ना, तो इसका 2πy होता, तो इसका आधा हो जाएगा तो πy हो जाएगा। तो πy इंटू इसका जो ब्रेड्थ है, तो इस पे कितना हो जाएगा, 2m/r² इंटू πy/dy। तो पाई गेट्स कैंसल्ड, हमारा जो डीएम आ जा रहा है, जो ये रिंग है छोटी सी, इसका जो मास आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 2m/r² y/dy। तो ये डीएम आ गया। अब बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि ये जो है यहीं कहीं पे लाई कर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लाई कर रहा होगा। एक्स एक्सिस पे आप खुद करके देख लेना, वहाँ से आपका जो भी लास्ट में आएगा वो जो मैं करूँगा यहाँ पे वैसा ही आएगा, 0 आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या कर लो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि 1/, पूरा इसका जो मास है, इंटू डी एम टू वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
1/m, dm क्या है 2m r² y dy, और यहाँ पे y क्या है, इसकी यहाँ से जो दूरी है वो भी हमने y ले रखी है, तो y इंटू वाई। तो यहाँ पे ये बाहर निकाल लो, लिमिट्स पुट कर लो। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखोगे, ऐसे ही छोटे छोटे हम लेते जाएंगे यहाँ पे वाई 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 करते करते कहाँ तक, ऐसे छोटे छोटे रिंग यहाँ से शुरू हो जाओगे, ऐसे 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 करते 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 कहाँ तक लोगे, आर लेंथ तक लोगे, कैपिटल आर लेंथ तक जो इसका रेडियस है। तो ये 0 to r पुट करोगे तो ये कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो। कॉन्स्टेंट्स क्या है 2m बाई r²m, तो mm तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन y² dy फ्रॉम वेयर 0 to r। तो ये अब करो, इजी सा इंटीग्रेशन है, खुद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे फिर भी कर दे रहा हूँ। 2/r², y² का इंटीग्रेशन इज y³/3, मैं राइट, हाँ y³/3 होगा, फ्रॉम वेयर 0 to r। तो अब ये रख दो, वैल्यूज़ रखोगे, 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 2/r² इंटू r³/3 आ जाएगा। तो ये r² और r³ कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा मतलब है यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, सिली मिस्टेक हो गया बहुत। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, y dy है ना, तो देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा 1/m इंटू dm। dm क्या आया हमारा 2m/r² इंटू y dy, और जो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसका, वो तो इसके सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे ना, तो 2y/पाई लिखोगे। ये मेरे से गलती हो गई, तो माफ़ करना, गलती हो जाती है, सॉरी। तो अब वापस कर दो, तो 1/m, और इंटीग्रेशन अगेन 0 to r ही होगा, 2m/r² और y² dy ऑन पाई। तो ये सब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बाहर निकालो, तो 2m/m/r², और ये अंदर क्या बच जा रहा है 0 to r, y² dy बच जा रहा है वापस। तो यहाँ से m गेट्स कैंसल्ड, तो y इसका वापस वही हो जाएगा। अब तो इजीली हो जाएगा, हमने यहाँ पे गलती कर दी थी बहुत बड़ी, तो उसके लिए माफ़ करना, सॉरी। तो ये y³/3 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ r³/3। यहाँ पे ये वापस 2 था, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ये आप इजीली अब यहाँ से कर सकते हो, ये 4 होगा, यहाँ पे 2y/पाई था ना, तो अब इजीली हमारा आ गया 4r/3 पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर अ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क इट्स सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय 0,4r/3 पाई। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, तो उसके लिए माफ़ करना, ऐसे कभी कभी हो जाता है, बट वहाँ पे बाद में तो सुधार ही ली। तो अब देखो, ये हमने हाफ डिस्क का निकाला, अब अगर हम क्वार्टर डिस्क का निकालें तो क्वार्टर डिस्क का भी सिमिलरली हम कर सकते हैं। क्वार्टर डिस्क में आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने एक हाफ यूनिफॉर्म रिंग ली थी एलिमेंट चूज़ करते वक्त, यहाँ पे आप क्या लोगे, एक क्वार्टर यूनिफॉर्म रिंग लोगे, जिसका हमने सेंटर ऑफ मास जो निकाला था वो क्या आया था, शायद 2r/पाई, 2r/पाई आया था, तो वही होगा। तो अगर यहीं पे मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, COM ऑफ यूनिफॉर्म क्वार्टर डिस्क, क्वार्टर मतलब 1/4 डिस्क, तो ऐसा सा कुछ होगा, ये ऐसे है ना, ये अंदर से होगा भरा पड़ा,
तो अब इसमें क्या करोगे, ऐसे करके किसी लेंथ पे चले जाना और यहाँ से एक रिंग कट कर लेना, क्वार्टर रिंग। तो ये क्वार्टर रिंग करते 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 आर अगर इसका रेडियस है तो हो जाएगा आपका इजीली। और इसका भी कोऑर्डिनेट जैसे सिमिलरली पिछले बार आया था ना, रिपीट हो गया था, तो यहाँ पे भी वही होगा, 4r/3π, 4r/3π आ जाएगा। तो ये इसका कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है। एलिमेंट लेना मैंने आपको सिखाया है, वो तो आप कर सकते हो। और मैंने जो यहाँ पे मेन गलती की थी, इसका जो मैंने सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट जो मैंने ले लिया था, वो क्या ले लिया था मैंने, सीधा y ले लिया था। तो y नहीं लेना है, इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट लेना है, क्योंकि उसका मास तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना, तो आप उसका लोगे। तो वो बस यहाँ पे ध्यान रखना है और फिर तो इजीली हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट का कुछ देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब जल्दी जल्दी कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूँ। तो पहला तो हमारा एक हॉलो हेमिस्फीयर जो होगा उसका होगा। स्फीयर आप जानते हो एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, मतलब पूरा गोल होता है, जैसे बॉल होता है ना टेनिस का, वैसे टाइप का। तो टेनिस बॉल का ही आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो टेनिस बॉल पता है ना, अंदर से खोखली होती है, तो खोखली बॉल का कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो अब एक हॉलो हेमिस्फीयर का हम कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, वो देखते हैं। तो अगर पूरा स्फीयर होता तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता, और वो भी इमेजिनरी होता क्योंकि अंदर से खोखला है, हॉलो है, हॉलो मतलब खोखला, तो अंदर से खोखला है, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में लाई कर रहा होता अगर ये पूरा होता तो। इसके लिए यहीं पे कहीं अलोंग, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग ही कहीं पे लाई कर रहा होगा, यहीं कहीं। तो हम देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स चूज़ करना थोड़ा सा हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी लगे, बट हाँ इजीली हो सकता है अगर आपको स्फीयर वगैरह का सब निकालना आता है, अगर आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना आता है, ये वगैरह वगैरह आता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो m है, और इसका जो सरफेस, इसके लिए क्या डिफाइंड होगा, इसका सरफेस एरिया डिफाइंड होगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। तो 2πr² इसका सरफेस एरिया होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें है ना हम एक एलिमेंटल रिंग लेंगे, और उस एलिमेंटल रिंग को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग लेते 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 कहाँ तक कर देंगे, r तक इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स रख के। तो वो आप देखो क्या होगा। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0,0,0 हो जाएगा, ये क्योंकि पूरा इसमें z एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। ऐसे करके आपको पता है ना, ऐसे आपके मुंह पे लगेगा z एक्सिस, तो z एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा, तो 0,0,0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस के अलोंग वो भी 0 होगा, और z एक्सिस के अलोंग भी 0 होगा, बस y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो आप खुद ट्राई कर लेना अगर आपको निकालना हो तो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ही निकाल के दिखा दूंगा। मैं बस आपको एलिमेंट कैसे चूज़ करना है वो दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे मान लो कोई थीटा एंगल ही ले लो। थीटा एंगल पे जाके हम यहाँ से वापस ऐसे छोटा सा कट लगा लेंगे डी थीटा पे, और यहाँ से हम एक एलिमेंटल रिंग बना लेंगे। यहाँ से जो है ना हम एक एलिमेंटल रिंग बना लेंगे, ये ऐसे करके एक एलिमेंटल सी रिंग बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक और बार नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कैसी होगी रिंग, समझा ना। ये यहाँ पे हम गए और यहाँ से ऐसे करके एक गोल बना दिया, फिर यहाँ पे गए ऐसे करके एक गोल बना दिया, तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी। और इस रिंग का जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, आर डी थीटा इसका थिकनेस होगा। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बाजू में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक रिंग काटी थी, यहाँ पे ऐसी सी एक रिंग काटी थी। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तो नहीं मैं बना पाया, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा हमने किया क्या है। तो इसका जो थिकनेस है वो आर डी थीटा है, और इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस आप इजीली कह सकते हो ये r है, तो ये होगा r sin थीटा।
और ये जो रेडियस है ये होगा आर कॉस थीटा। तो इसका रेडियस कितना होगा, आर का कॉस थीटा। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, पूरा रिंग है, हाफ रिंग नहीं है, पूरा रिंग है ये, तो ये पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा बीच में, और किधर कर रहा होगा, ये जो आर साइन थीटा है इतने लेंथ पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लाई कर रहा होगा। तो हम जानते हैं कि पूरा जब 2πr² सरफेस एरिया था तो इसका जो मास था वो m था। तो जब यूनिट होगा, यूनिट सरफेस एरिया के लिए m/2πr² होगा। तो अब इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें ये पूरे रिंग का, तो ये क्या होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr cos थीटा, और इनटू इसका जो थिकनेस है दैट इज़ rd थीटा। तो 2πr cos थीटा इंटू rd थीटा will be equal to m/2πr² into 2πr cos थीटा rd थीटा। तो ये समझा ना कैसे आया, इसका हमने सरफेस एरिया निकाला है, इसका सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो इतना तो ज्योमेट्री पढ़ रखा होगा, तो पाई टू कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला आर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आर है ना यहाँ पे। तो हमारे पास dm क्या आ जाएगा, इसका जो मास है छोटे से इस एलिमेंटल रिंग का, जो फुल रिंग है, हाफ रिंग नहीं है, उसका मास कितना हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, m इंटू कॉस थीटा डी थीटा, m कॉस थीटा डी थीटा, हमारे पास dm आ गया। अब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। इसमें जो है इंटीग्रेशन थोड़ी सी शायद टफ होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। तो 1/m dm रखो, m cos थीटा डी थीटा, और फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, r sin थीटा, r sin थीटा। तो सारे कांस्टेंट्स बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट्स बाहर निकालोगे तो m और r बाहर आ जाएगा, नीचे m, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, ऐसे ही एलिमेंटल रिंग लेते 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 हम कहाँ तक लेंगे, r तक लेंगे, r तक नहीं, ऐसी एलिमेंटल रिंग जो हमने ली है, ये यहाँ पे हमने थीटा पे एक एलिमेंटल रिंग यहाँ से काटी, फिर यहाँ पे मान लो कि ये छोटे से पे हम कोई एक और एलिमेंटल रिंग ऐसे ऐसे काटते, तो ऐसे काटते काटते एलिमेंटल रिंग लेते लेते हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे, π/2 तक। तो लेते लेते आप यहाँ तक जाओगे तो ये पूरा जो हेमिस्फीयर है ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मान लो एक काटोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक rd थीटा पे काटोगे तो ऐसे करके एक बन जाएगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे रिंग आप कहाँ तक लोगे, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री के एंगल तक, थीटा 90 तक जाते जाते ये पूरा स्फीयर ऐसे कवर हो जाएगा। तो आपको लिमिट्स कैसे हम पुट करेंगे वो तो समझ में आ गया होगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम 0 to π/2 और वी कैन से 90 डिग्री। तो अंदर क्या बच जा रहा है, ये mm तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे वो तो आता ही होगा, मैं फिर भी यहाँ पे सबसे इजी वे से इंटीग्रेट करके दिखा। तो यहाँ पे क्या कर दो, साइन थीटा या कॉस थीटा को कुछ मान लो। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को मान ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लो। तो अब अगर दोनों साइड्स को इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हाँ कॉस थीटा होता है, मैंने पिछले बार इंटीग्रेशन लिख दिया था कॉस थीटा, वो तो माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा डी थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ये साइन थीटा और कॉस डी थीटा। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा पुट करें तो एक्स हो जाएगा, और कॉस थीटा डी थीटा पुट करें तो डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करो तो आर बाहर है, और यहाँ पे 0 to 90, ये क्या हमारे पास आ जा रहा है, साइन थीटा को एक्स पुट किया, कॉस थीटा डी थीटा का डी एक्स पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो x² फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 90। तो अब यहाँ पे x अगर पुट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा, x हमने साइन थीटा मान रखा था, अपॉन टू
समवेयर 0 to 90। यहाँ पे लिमिट्स पुट करो तो साइन 0 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा, तो उसका कोई ये नहीं है, हम साइन 90 सीधा पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आर अंदर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री अपॉन 2। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये पूरा 0 आएगा। तो ये साइन 90 डिग्री इज़ 1 एंड 1 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या आ जा रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r/2। तो ये इजीली हमने निकाल लिया। थोड़ा लास्ट में इंटीग्रेशन ये था, बट उतना तो आपने स्टार्टिंग में जब बेसिक मैथमेटिक्स सीखा होगा तब सीख लिया होगा, तो ये तो मैं मान के चलूँगा। तो हम स्टेट कर सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, r/2, 0। तो ये हमारे यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये भी याद रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो भी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड चीज़ें निकाल रहे हैं, और मेथड भी ये है स्टैंडर्ड एकदम। तो आप इजीली ऐसे तो कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए निकालेंगे। यहाँ पे हमने हॉलो लिया था, अंदर से खोखला था। जैसे हम उसमें गए थे सर्कल में तो रिंग था पहले, तो अंदर से खोखला था, फिर डिस्क पे आए, फिर यहाँ पे अब हमने क्या लिया, पहले हॉलो हेमिस्फीयर लिया, अब क्या लेंगे, एक सॉलिड हेमिस्फीयर लेंगे। तो उसका भी वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा, लेकिन कहीं अलग जगह पे लाई करेगा, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अब सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे ही कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो हम ओरिजिन कहाँ पे मान के चल रहे हैं वो तो आपको आइडिया है ही, जो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास होता अगर पूरा होता तो वहाँ पे हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं। तो अगर पूरा स्फीयर होता, ये सॉलिड हेमिस्फीयर होता, सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं सॉलिड स्फीयर, फुल स्फीयर होता, तो ये पता है ना अंदर से खोखला नहीं है, और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये याद रखना। अभी हम जो भी निकाल रहे हैं ये यूनिफॉर्म चीज़ें के लिए निकाल रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही कहीं पे तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे चूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी आर लेंथ पे चले जाएंगे, और आर लेंथ पे जाके डी आर थिकनेस का हम यहाँ पे एक डिस्क काट लेंगे। पिछली बार रिंग काटा था, लेकिन वो लेने का तरीका थोड़ा अलग था, इस बार एक डिस्क काट रहे हैं। डिस्क कैसी काट रहे हैं हम, डी आर थिकनेस की। तो ऐसे करके एक डिस्क काट लिया हमने, एक डिस्क है, ठीक है, और फुल डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर रहा होगा, यानी कि आर पे ही लाई कर रहा होगा। तो ये आर कैसे निकाल सकते हैं, तो आर अगर हम निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। आर वैसे अगर अभी नहीं भी निकाले तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो अगर ऐसे ही हम छोटे छोटे लेते जाए ऐसे ही आर लेंथ से पूरा कितने तक जाएंगे, ये जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है कैपिटल आर तक, तो ऐसे ही हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे करके ये आर पे था, ये है मान लो ये हमारा सी है, इसमें जो ये सी है ये, और यहाँ पे हमें इसका अगर रेडियस निकालना है, ये जो रेडियस होगा इसका, ये रेडियस मान लो कुछ क्या मान सकते हैं, आर डैश मान लो, आर डैश इसका रेडियस है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये कितना है, कैपिटल आर है, तो आर डैश हम इजीली कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस माइनस स्मॉल। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो ये पूरा जो स्फीयर अगर पूरा होता तो उसका डेंसिटी कितना होता है, इसके लिए डेंसिटी डिफाइंड होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आधा है तो बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब पे इसका जो मास है दैट इज़ स्मॉल एम, तो यूनिट पे कितना होगा 3m/2 पाई आर क्यूब।
और ये जो डिस्क है, डिस्क का अगर हम डेंसिटी निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। उसका जो भी एरिया होगा इनटू उसका जो थिकनेस होगा, तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर। तो पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इसका जो थिकनेस है दैट इज़ डी आर, वो कितना होगा 3m/2 पाई आर क्यूब। और इसे खोल लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर टू डी आर। तो यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो यहाँ पे एट लास्ट हमारे पास जो इसका मास आएगा वो कितना आएगा, 3m/2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये डी एम आ गया। अब हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो लाई नहीं कर रहा होगा, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। और वाई एक्सिस पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, आर है, क्योंकि फुल डिस्क है यहाँ पे, हाफ डिस्क नहीं है। फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो आर पे ही लाई कर रहा होगा। तो हम इजीली अब इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये y coordinate of center of mass can be given as 1/m dm रखो, 3m/2 r cube r square माइनस स्मॉल r square d r, और फिर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है इंटू r। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। और लिमिट्स तो जानते ही हो कहाँ से कहाँ तक डालोगे, 0 टू कैपिटल आर। यहाँ से लेते लेते ऐसे ही छोटे छोटे डिस्क आर तक जाएंगे हम। तो यहाँ पे अगर इसमें से सारे कांस्टेंट्स बाहर निकाले तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो एम एम यहीं से कैंसिल कर लेते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या बचेगा, 3/2 आर क्यूब। तो 3/2 आर क्यूब, 3/2 आर क्यूब, सॉरी। और अंदर बच रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर, और मल्टीप्लाई अगर कर दे तो आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आर क्यूब डी आर। तो अब इसे इंटीग्रेट करो, 3/2 आर क्यूब इंटीग्रेट किया तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि वो इसके रिस्पेक्ट में है नहीं, डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आर स्क्वायर, तो आर का इंटीग्रेशन होगा r²/2 माइनस इसका हो जाएगा r⁴/2। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू r 4, ये 4 होगा ना, नीचे /2 लिख दिया था मैंने। तो 3/2 आर क्यूब, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो सब हट ही जाएगा। यहाँ पे हम सीधा r रख देते हैं। तो r² इंटू कैपिटल R² r4/2 माइनस r⁴/4। तो इसे करें आगे सिंप्लीफाई तो 3/2 पाई आर क्यूब, ये यहाँ पे 2r4 माइनस r4/4 बचेगा हमारे पास। सही कर रहा हूँ ना? हाँ सही कर रहा हूँ। तो देखो ये r क्यूब से ये जाएगा। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट का ये y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आ रहा है, 3r/8। तो यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 0, 3r/8, 0। तो ये सिमेट्री से हमें पता था कि y पे लाई कर रहा होगा, इसलिए हमने सीधा लिख दिया। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, लेकिन बहुत ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो साथ में बने रहना। तो आज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं तक रखता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। सेंटर ऑफ मास सॉलिड कोन का, और सॉलिड कोन और हॉलो जो कोन होता है उसका हम सेंटर ऑफ मास जो है अगले वीडियो में निकालेंगे। या मैं क्या करता हूँ वो यहाँ पर मैं करता ही नहीं हूँ, मैं सीधा स्ट्रेट कर देता हूँ क्योंकि मैं पागल हो गया करते करते। तो आप क्या करना, कहीं पे नेट पे से आप देख लेना कि उसका ये
प्रोसेस क्या होता है। इजीली आप कर सकते हो बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ, पहले किसका ले ले, हॉलो कोन का नहीं, पहले इसका ले लो सॉलिड कोन का। तो सॉलिड कोन जो है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकते हो, तो ये कोई सॉलिड कोन है तो बाई सिमेट्री तो इसके इधर ही पड़ता होगा। अगर इसका हाइट h है तो बेस से जो है h/4 पे होगा। अगर ये बेस है सेंटर, ये जो नीचे जो सर्कल बनेगा इसका जो भी सेंटर होगा यहाँ से h/4 पे होगा। और फ्रॉम वर्टेक्स जो है ये निकाल ही सकते हो, h माइनस h/4 दैट इज़ 3h/4, तो ये 3h/4 पे होगा। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए लिख देते हैं फ्रॉम वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, 3h/4, 0। तो आप भी बहुत बोर हो गए रहेंगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब स्ट्रेट कर दे रहा हूँ फ्रॉम, क्योंकि हमें लास्ट में तो यही याद रखना है। हम कैसे लिमिट्स पुट कर सकते हैं वो हम बाद में कभी देख लेंगे अगर देखना होगा तो। अभी के लिए तो इतना ठीक है, कोन का ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है बट पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस विल बी 0, h/4, 0। तो ये किसके लिए हो गया, एक सॉलिड कोन के लिए। वहीं पे अगर हम सेंटर ऑफ मास एक हॉलो कोन का लिखना चाहे, हॉलो कोन का, तो ये कोई हॉलो कोन है, ठीक है। हाइट इसका भी h है, तो इसका फ्रॉम वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, 2h/3, 0। और बेस से क्या होता था, बेस से मैंने तो याद कर रखा है, बेस से हो जाएगा h माइनस 2h/3, तो वो तो हमारा आ जाएगा h/3, तो 0, h/3, 0। वर्टेक्स पता है ना, ये वर्टेक्स है और ये बेस है। बेस यानी जो सर्कुलर पोर्शन होता है नीचे का उसका जो सेंटर होगा ये बेस, ये सी, ये जो इसका सेंटर होगा ना, ये नहीं, ये जो सेंटर होगा सर्कल का नीचे जो होता है, आपने देखा होगा बर्थडे में जो हम कोन लगा लेते हैं सर पे, वही वैसे ही टाइप का है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे किया। बहुत मजदूरी हो गई आज, तो होप करता हूँ आपको मज़ा तो आया ही होगा। बहुत बढ़िया वीडियो था वैसे तो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हम कैसे किसी भी चीज़ का एलिमेंट ले सकते हैं वगैरह वगैरह। अब अगले वीडियो में जो है हम जो